मेरे एक नोन व्यक्ति ने डिजिटल फ्रॉड में 19 लाख रुपए गवा दिए। 19 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दी उसने। यंग लड़का है, इंजीनियर है, नौकरी करता है और अब तक उसने जो भी सैलरी से पैसा जमा किए थे सारे के सारे पैसे गवा दिए। उसमें सबसे पहले मेरे को कॉल आया। फिर कॉल पे उन्होंने मेरे से पूछा कि अ, उन्होंने एक सिक्योर लाइन पे उन्होंने वो सिक्योर लाइन बना रखी थी या क्या थी पता नहीं, पर एक सिक्योर लाइन थी। हम्म। तो उन्होंने उस पे अ, वो पहले बोला कि आपका डार्क वेब पे क्रेडेंशियल्स यूज हुआ है, कहाँ? क्रेडेंशियल्स का मिस यूज हुआ है डार्क वेब पे। डार्क वेब पे? हाँ जी। अच्छा। तो उसमें आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हम्म। इलीगल वेपन्स परचेज का कुछ हुआ है, कुछ ऐसे बोला। नहीं नहीं, इलीगल वेपन्स और ह्यूमन फिर ट्रैफिकिंग उसके का बाद क्या क्या हुआ है? उन्होंने कॉल को ट्रांसफर किया या क्या किया, फिर किसी और को हैंडल कर दिया कॉल को। हम्म। और फिर उन्होंने कहा कि हम फर्दर अगर आपके एक पेन मतलब अगर आपको कुछ भी गलत पाया जाता है तो और फर्दर हम डिस्कवर करेंगे क्या है। फिर नहीं। उसके बाद हम्म। कॉल को ट्रांसफर किया। जैसे वो टेलीग्राम में स्टॉप होता है ना कि एक सेंटेंस के बाद स्टॉप बोल देते हैं, तो वो हम्म। वैसे ही ओवर बोल रहे थे हर एक सेंटेंस के बाद। फिर उसके बाद लाइन को ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने के बाद फिर बोला कि आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आपका कुछ नेम है और आपका अकाउंट ओपन हुआ है कैनरा बैंक में। तो मैंने कहा कि मैंने कोई अकाउंट ओपन नहीं किया है। फिर हम्म। आधार कार्ड का उन्होंने कहा कि आपका आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग में आपका ये सब है। फिर बाद में उन्होंने उन्होंने कहा कि आप स्काइप पे ज्वाइन करो कॉल को। हम्म। तो स्काइप पे मैंने कॉल को ज्वाइन किया। फिर उस पे उन्होंने मेरे को एक बोला कि आपके नाम पे कुछ अरेस्ट वारंट है, और अरेस्ट वारंट की कॉपी उन्होंने भेज दी। और उसके बाद एक और भेजा था कि नेशनल सीक्रेट को मेंटेन करना है आपको, अगर आप ब्रेक करते हो उस सीक्रेट को तो आपको 6 महीने से 3 साल का अरेस्ट हो जाएगा। तो फिर वो कॉपी देखने में एकदम रियल ही लग रही थी। मेरे को लगा कि ये जो बैकग्राउंड में उन्होंने जो नेशनल सिंबल होता है वो भी था उस पे, और सिग्नेचर वगैरह भी थे। फिर मैंने उसको मतलब रीड किया। और फिर उन्होंने कहा कि आपको आर्ली रिपोर्ट देनी होगी। और अ, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको कल सुबह 10 o'clock पे कांटेक्ट करेंगे। तो शाम 10 o'clock पे उन्होंने कांटेक्ट किया था। हम्म। और और अर्ली रिपोर्ट वो मतलब सेल्फ रिपोर्ट का उन्होंने एक पैटर्न भेजा व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे उन्होंने सारी डिटेल्स ली थी अर्ली रिपोर्ट की। और उसके बाद सुबह 10 o'clock पे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी चेकबुक्स वगैरह हमें वेरीफाई करना है। तो वो सब उन्होंने वेरीफाई किया। हम्म। उन्होंने कहा कि आपको दिखाना पड़ेगा क्या सब है। वो नरेश गोयल का नाम ले रहे थे कि नरेश गोयल की कंपनी, नरेश गोयल ने फ्रॉड किया है, उसकी टेस्टिमोनी है और उसी के रिगार्डिंग की सारी इंक्वायरी हो रही है। सुबह 10 o'clock उन्होंने बोला। मैंने कहा कि मेरे पास अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मेरे को घर जाना पड़ेगा और वहां से लाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप 24 आवर्स के अंदर लेके आओ डॉक्यूमेंट्स, फिर नेक्स्ट डे 10 o'clock पे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर मैं कुरुक्षेत्र से लेके आया था और वो सब जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले थे। और फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने वो उनको डॉक्यूमेंट दिखाए। और हम्म। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपके अकाउंट से एक भी पैनी ब्लैक मनी की मिलेगी तो हम आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे। तो हेलो। हम्म। तो ये लोग जो बोल रहे थे, ये सिंगल कोई एक आदमी था या हेलो। कई कई लोग बात कर रहे थे? हेलो? हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मेरे को आ रही है। आपको आ रही है मेरी बात? हाँ, आ रही है। मैं पूछ रही हूँ, ये जो तुम बोल रहे हो, ये लोग बोल रहे थे, ये लोग बोल रहे थे, तो ये कोई सिंगल आदमी था या कोई कई लोग थे? ये सीक्वेंस में 4-5 लोग थे। अच्छा। मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल उस गाड़ी पे कॉल हुई तो एक उन्होंने पुलिस की ड्रेस में भी किसी को दिखाया था। और पुलिस की ड्रेस उसके में दिखाया तो कहाँ? वीडियो कॉल पे दिखाया था? वीडियो कॉल पे दिखाया था। व्हाट्सएप के वीडियो पे कॉल किया था? स्काइप स्काइप पे दिखाया था। स्काइप पे दिखाया था? तो कोई पुलिस स्टेशन भी दिखाया था? नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं दिखाया था। जस्ट उसने जय हिंद बोला और उसकी पुलिस की ड्रेस थी। तो वो उस पुलिस वाले ने भी तुमसे बात की डायरेक्टली? उसने एज अ वेरिफिकेशन जैसे कर रहा हूँ उसने ऐसे बिहेव किया। अच्छा, कि तुम्हारा मतलब डिटेल्स पूछा, नाम वगैरह?
हाँ, नाम पूछा उसने और आधार कार्ड दिखाने को बोला। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद अ, एक मैम थी, वो जो भी थी, उन्होंने वो सब डिटेल पूछ रही थी, जो भी बात हो रही थी, और फिर उसने बोला कि मैं अपने सुपीरियर से बात कराऊंगी, और फिर उसने बात कराई सुपीरियर से। जो मॉर्निंग में बात हुई थी वो सुपीरियर से हुई थी। उन्होंने बोला कि हमने 267 लोगों को समन किया है, और 267 में से आप भी उसमें हो, बट आपको अरेस्ट करेंगे। बट ये है कि मैंने बोला कि मेरे को इशू है, उस टाइम तो मेरे को नहीं पता था ये सब फ्रॉड चल रहा है। हम्म। मैंने कहा कि मैं कैसे अरेस्ट, मतलब मैं मतलब मैंने ये बोला कि मैं एडवोकेट भी तो कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोल वो बट उन्होंने बोला कि ये नेशनल सीक्रेट है, आप एडवोकेट नहीं कर सकते हो। और फिर मंडे को बोला कि मंडे को कोर्ट ओपन होगा, तो मंडे को हियरिंग होगी कोर्ट में। तो मैंने कहा, मेरे को सही लग रहा था कि कोर्ट में हियरिंग के लिए बोल रहे हैं तो ठीक होगा। उसके बाद मंडे को उन्होंने ट्रांसफर कराया अमाउंट, और पहले तो मेरे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मैंने ट्रांसफर किया। फिर बोला कि उनको सीरियल्स वेरीफाई करने हैं, कि ये अकाउंट के सीरियल्स वेरीफाई करने हैं, कुछ उसका भी डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजा। तो अ, 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 ये सब फिर उन्होंने, जैसे एक सिंगल अकाउंट में सारा मनी कलेक्ट हो गया, फिर उन्होंने आरटीजीएस करने के लिए बोला। और अ, मैंने पूछा कि ये सिक्योर रहेगा मनी? तो उन्होंने कहा कि आपका जो अ, उन्होंने बोला कि अगर हम सब दो लॉज को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए भी सेफ रहेगा और आपके लिए भी सेफ रहेगा। तो उनकी बातों से ऐसे लगा ही नहीं मेरे को कभी कि वो फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद मैं चला गया था, और उन्होंने कहा कि कॉल अपनी ऑन रखना, बैंक में जाओगे तो बैंक के बाहर। और हमने कई बैंक मैनेजर्स को भी पकड़ा है, तो सस्पिशन में रहना कि आपके साथ जो भी जिस बैंक मैनेजर से बात करोगे, आप बैंक के बाहर हमें बताओगे कि किससे बात कर रहे हो। फिर उसके बाद मैं बैंक गया तो कॉल ऑन थी, और उसके बाद ट्रांसफर किया, अमाउंट आरटीजीएस किया, और फिर मैं तब भी कॉल ऑन थी, और उन्होंने बाहर वेट करवाया कि वेट, जब तक आपका वेट करो, जब तक मैसेज नहीं आ जाता मोबाइल पे। तो वो सब जब तक हुआ मैं बाहर खड़ा रहा, और उसके बाद जब ट्रांसफर हो गया तो मैं वापस एक्टिवा लेकर के, तब भी कॉल ऑन थी, और जब तक घर पहुंचा तब भी कॉल ऑन थी। फिर उन्होंने कहा कि आपकी अ, अ, अब आपको आफ्टर 2 आवर्स अर्ली रिपोर्ट देनी है। तो आफ्टर 2 आवर्स में रिपोर्ट देता था उनको। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने अगेन सिक्योरिटी डिपॉजिट जब मांगा, 5 लाख का, तब जाके बात हुई अंकल जी से। फिर उसके बाद मेरे को क्लियर हुआ ये सब फ्रॉड है। तो ये कितने दिन तक चला, मतलब फर्स्ट कॉल कब आया और ये लास्ट ट्रांसफर तुमने कब किया? ये सैटरडे को स्टार्ट हुआ था, और सैटरडे मंडे को मैंने ट्रांसफर किया। एंड मंडे को नहीं, मंडे को मैं कुरुक्षेत्र गया था, और मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे को मैंने ट्रांसफर किया, और वेडनेसडे को इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा था, तब पता चला था कि ये फ्रॉड है। तो सैटरडे से वेडनेसडे तक। एंड कंप्लेंट मैंने फिर की थी, कंप्लेंट थर्सडे मॉर्निंग को हो पाई थी। अच्छा, अभी क्या स्टेटस है कंप्लेंट का? अभी इन्वेस्टिगेशन, जिस बैंक में जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन हो गया है, उसमें तो नहीं है अभी अमाउंट कुछ भी। और फर्दर इंक्वायरी अभी पुलिस कर रही है, और वो उन्होंने मेल्स किए हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो अभी एक पापा के जानकार थे चंडीगढ़ में, तो उन्होंने बात की थी, तो वो कह रहे हैं कि मेल की है कि फर्दर किस कहाँ पे गया है। और एक और इन्वेस्टिगेशन में जो मेन रिपोर्ट थी उसमें ऐसा बताया था कि 9 अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं। अच्छा। तो जो मेन 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 कंप्लेंट थी, बट जो चंडीगढ़ में जानकार है पापा के, वो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं ऐसा, बट इन्वेस्टिगेशन होगी आगे, तो जो बैंक से आएगा वही मानेंगे। तो अभी बैंक से नहीं आया है। अभी मैंने कॉल नहीं किया, हो सकता है आ गया हो, या वो उनके बिहाफ पे। अभी मैंने 2 दिन से कॉल नहीं किया। तो ये जो तुम्हारे पास उन लोगों की कॉल आई थी, ये व्हाट्सएप पे आई थी? पहले नंबर पे आई थी, नंबर के बाद स्काइप पे आई थी, स्काइप के बाद व्हाट्सएप पे आई थी। अच्छा, तो तुम नंबर पे कुछ ट्रू कॉलर पे नहीं दिखा था किसका नंबर है ऐसा करके? नहीं, ट्रू कॉलर पे नहीं दिखा था। और उसके बाद स्काइप पे वीडियो कॉल करी थी? स्काइप पे वीडियो कॉल की थी, और मोबाइल व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल की थी 2-3 बार।
यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सबको पता चले, सबको अवेयरनेस हो, बिकॉज ये लड़का मेरे परिचय में होने के बावजूद, यानी उसके परिचय में मैं एक लॉयर हूँ, उसके बावजूद भी उसने मुझे नहीं पूछा। मैंने जब उसको कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा समय पर, तो उसने कहा कि मैम मुझे बताने के लिए मना किया गया था, मुझे किसी को भी शेयर करने के लिए मना किया गया था, स्ट्रिक्ट मुझे डायरेक्शन दी गई थी। मैंने कहा ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं देता है। और ये पता कैसे चला, एक्चुअली मेरे पास पहले उसका फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि मैम मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, अर्जेंट नीड है, मैं आपको 3 दिन में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है मैं देती हूँ, लेकिन मुझे पहले बताओ कि किस लिए चाहिए तुम्हें 5 लाख। तो उसने बोला मैं ये आपको नहीं बता सकता। मैंने कहा क्यों नहीं बता सकते? बोला ये भी कारण भी नहीं बता सकता मैं आपको कि मैं आपको क्यों नहीं बता सकता। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक तुम मुझे रीज़न नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं हेल्प करूँगी। तो उसने कहा नहीं मैं प्लीज़ आपको नहीं बता सकता हूँ, आप मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको 3 दिन में पैसे लौटा दूंगा। मैंने कहा नहीं, जब तक मुझे रीज़न नहीं बताओगे मैं पैसे नहीं ट्रांसफ़र करूँगी। लेकिन वो लड़का बता ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर भी उसको बहुत पूछा, पूछते पूछते उसके मुँह से एक वर्ड निकला, नेशनल सीक्रेट। और तभी मैं समझ गई कि ये किसी डिजिटल फ्रॉड में फंस चुका है, ये डिजिटल अरेस्ट हो चुका है और इसीलिए ये नेशनल सीक्रेट जैसी बातें कर रहा है। मैंने उसको कहा कि तुम फंस चुके हो, तुम एक डिजिटल अरेस्ट में फंस चुके हो और ये तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है और इसीलिए तुम 5 लाख रुपए मांग रहे हो ना। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ और मैं सही काम कर रहा हूँ और मैंने सही जगह पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। मैंने कहा ट्रांसफ़र किए, यानी तुम पहले से ट्रांसफ़र कर चुके हो पैसे? बोला हाँ, अभी 19 लाख ट्रांसफ़र किए और सिर्फ 5 लाख और चाहिए। मैंने कहा 19 लाख ट्रांसफ़र कर दिए? और उसको कुछ शौक नहीं लग रहा था, वो एकदम नॉर्मली बोल रहा था, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, उसको ये कॉन्फिडेंस था। मैंने कहा तुम 19 लाख कहाँ ट्रांसफ़र की हो, मुझे बताओ। तो उसने मुझे ये रिसिप्ट भेजी, 19 लाख ट्रांसफ़र की, एक IDFC बैंक में भेजा। मैंने कहा ये किसका बैंक है? तो बोला कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का बैंक है और ये मैंने सही जगह पैसे ट्रांसफ़र किए, मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैंने सच में कोई ऑफेंस नहीं किया है और ये सब प्रॉपर गवर्नमेंट एजेंसी है। मैंने कहा गवर्नमेंट एजेंसी कभी किसी से इस तरह से पैसे नहीं मांगती है। तो बोला नहीं बिल्कुल सही है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है। मैंने कहा क्या डॉक्यूमेंट्स है, भेजो ज़रा। बड़ी मुश्किल से वो माना और तब जाके उसने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स भेजे और डॉक्यूमेंट्स में उसने मुझे कहा कि देखो मैम इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मुझे ये लेटर आया है, जस्टिस चंद्रचूड़ का लेटर आया है, तो ये गलत कैसे हो सकता है। और उसके बाद से फिर मुझे एक और डॉक्यूमेंट उसने भेजा जिसमें लिखा है कि ये CBI से लेटर आया है जिसमें मुझसे ये एग्रीमेंट करवाया गया है कि मुझे ये किसी से शेयर नहीं करना है। तो अब अगर मैंने आपसे शेयर कर दिया है तो फिर कुछ गलत ना हो जाए। वो डर रहा था मुझे शेयर करने से। मैंने कहा तुम ऐसा है, मुझे सब कुछ शेयर करो पहले, तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये कैसे गलत है, कैसे ये फ्रॉड है। फिर उसके बाद उसने मुझे एक और डॉक्यूमेंट शेयर किया जो कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का वो दिखा रहा था कि ED से मुझे लेटर आया है। उसके बाद से उसने मुझे कहा कि मैम इसमें डाउट मत करो आप, क्योंकि मुझे वीडियो कॉल भी आई है, मुझे पुलिस वाले ने वीडियो कॉल से बात करी है और एक आदमी नहीं इसमें कई लोग हैं। मुझे साइबर सेल से बात हुई है, दिल्ली के साइबर सेल के पुलिस वालों ने मुझसे बात की है। उसके बाद मुझे उन्होंने दिल्ली हेडक्वार्टर से भी बात कराई है। उसके बाद से मुझे कोर्ट में पेश भी कराया गया है। मैंने जज के सामने जाके अपनी पेशी दी है, अपना परिचय दिया है। मैंने कहा 1 मिनट, कौन सी कोर्ट में तुम पेश हुए हो? कहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कैसे पेश हो गए तुम? सुप्रीम कोर्ट तो किसी को भी ऐसे पेशी नहीं करवाती है। बोला पुलिस में भी पेश हुआ हूँ, पुलिस हेडक्वार्टर्स में मेरी पेशी हुई है, सामने पुलिस वाला बैठा था। मैंने कहा कि तुम ये बुरी तरह से फंस चुके हो, इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो बोला हाँ अरेस्ट तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ और इसीलिए उन्होंने मुझे बोला था कि अरेस्ट की बात किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे आधार कार्ड को मिसयूज़ करके किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऑफेंस किए हैं, इसीलिए मेरा नाम उन्होंने सस्पेक्ट में डाला है और इसीलिए मुझे अरेस्ट कर लिया है और ये बात मुझे किसी को बतानी नहीं है। ये मैं सभी के लिए बता दूं कि हमारे देश में जो कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो पहले CRPC था अब जो कि BNSS हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत ये कानून है, ये सेक्शन है बकायदा जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि किसी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करें। और इनफैक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ED के मैटर्स में भी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि ED ने भी अगर अरेस्ट किया है तो फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना है कि अरेस्ट किया गया है। और यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि किसी को मत बताओ अरेस्ट किया है। यहीं से तुम्हें शंका कर लेनी चाहिए कि ये लोग गलत है, फ्रॉड है। मैंने उसे कहा कि मैं तो तुम्हारे परिचय में थी ना, मैं तो लॉयर हूँ, तो तुमने मुझे सबसे पहले बताना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कोई इंक्वायरी खोल रहा है
और तुम्हें कोर्ट में पेश कर रहा है, तो कोर्ट में बिना लॉयर के थोड़ी ना पेश हुआ जाता है, तभी तुमने समझ लेना चाहिए था, मुझे बता देना चाहिए था। तो उसने कहा कि मुझे बताने के लिए स्ट्रिक्ट मना किया गया था। एग्रीमेंट आया था, उसने ये डॉक्यूमेंट दिखाया एग्रीमेंट का कि देखो ये एग्रीमेंट आया है मुझे, इसलिए मुझे था कि मुझे किसी को नहीं बताना है। और उन्होंने मुझे कहा था कि हर 2-2 घंटे पे हमें रिपोर्ट करो कि कहीं तुम कोई बात लीक तो नहीं कर रहे। और रियल में ये लड़का हर 2-2 घंटे पे उनको रिपोर्टिंग कर रहा था मैसेज के थ्रू। देखो ये मैसेजेस हैं उसके, हर 2-2 घंटे पे रिपोर्ट कर रहा था कि मैं अब घर पर हूँ, अब मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ, अब मैं बैंक जा रहा हूँ, अब मैं पैसे निकाल रहा हूँ। इवन उन्होंने इसको ये भी कहा कि तुम बैंक ऑफिशियल्स को भी मत बताना कि तुम ये किस लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, और बैंक में भी तुम अपना मोबाइल चालू रखना, यानी मोबाइल कंटिन्यूसली ऑन रखना, बिकॉज बैंक वाले भी कहीं मिले हो सकते हैं। ऐसा वो इसको रीज़न समझा रहे थे और इसको लग रहा था कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। उसके बाद से मैंने जब पूरी डिटेल पूछी तो इसने कहा कि उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरा आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है, इसलिए मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैंने उससे कहा कि सबसे पहले तो तुम ये समझो कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी पुलिस एजेंसी, कोई भी कोर्ट देश में ये नहीं कह सकता तुमको कि तुम पैसे ट्रांसफ़र करो तो हम तुम्हारे ऊपर से कोई इंक्वायरी क्लोज कर देंगे या तुम्हारे ऊपर से केस तुम्हारा ख़त्म कर देंगे। ऐसा कभी कोई एजेंसी नहीं कह सकती है। सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सारे डॉक्यूमेंट्स उसने मुझे भेजे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में से मैंने उसको समझाया कि देखो कैसे ये डॉक्यूमेंट से ही पता चल रहा है कि ये सब फ्रॉड है। अदरवाइज वो समझ ही नहीं रहा था, वो तो ये समझ रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ। तो अब जो जो बातें मैंने उसको बताई वो मैं आप सबको भी यहाँ बता देती हूँ आज, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में ही आपको कैसे समझ लेना है कि इस तरह से अगर कोई आपके साथ फ्रॉड की शुरुआत कर रहा है तो फर्स्ट स्टेप में ही आप समझ जाएं कि ये एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट है या फ्रॉड कॉल है या आपके साथ में फ्रॉड की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले देखो, ये जो डॉक्यूमेंट आया इस लड़के के पास, इसमें लिखा है गवर्नमेंटल अफेयर। नंबर 1, ये गवर्नमेंटल अफेयर वर्ड कैसा है? कोई भी लेटर हेड अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी का होगा तो उसमें गवर्नमेंट एजेंसी का नाम लिखा होगा। गवर्नमेंटल अफेयर कोई एजेंसी होती है क्या? यहाँ से ही सबसे पहले डाउट कर लेना चाहिए। अब नंबर 2 देखो, उसके बाद से लिखा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कमिटी ऑर्डर। ये किस तरह का ऑर्डर होता है? कभी भी इस तरह के कोई वर्ड्स सामने आते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना चाहिए कि क्या कोई एजेंसी ऐसी है जो इस तरह के ऑर्डर्स पास करती है। यहाँ से डाउट करना चाहिए। उसके बाद से नंबर 3 पॉइंट देखो, फिर इसके लेटर हेड में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और फिर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब एक ही लेटर हेड में 2 एजेंसी का नाम कैसे हो सकता है कि कोर्ट का भी नाम हो और साथ में गवर्नमेंट एजेंसी का भी नाम हो? ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ से डाउट कर लेना चाहिए। मतलब मैं लेमैन के लिए बता रही हूँ, एक वकील तो तुरंत पकड़ लेगा कि ये बिल्कुल गलत है। और इसीलिए देखो यहाँ पर उस लड़के को कहा गया कि तुम किससे शेयर मत करना, क्योंकि वो जैसे ही मुझे बताता तो मैं तुरंत उसको बता देती कि ये फ्रॉड है। लेकिन एक लेमैन को भी किस तरह से समझना चाहिए वो मैं आज आप सबको बता रही हूँ। तो अब आप देखो नंबर 4 पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे एड्रेस जो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे एड्रेस में लिखा है तिलक मैरी मंड हाउस। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एड्रेस क्या है? गूगल पे सर्च करना चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एड्रेस है तिलक मार्ग, तिलक मैरी नहीं है। और उसके बाद से मंडी हाउस होता है, मंड हाउस नहीं होता है। तो यहाँ से पकड़ लेना चाहिए। अब नंबर 5 पॉइंट देखो, जो साइड में लोगो बना रखा है, क्या वो लोगो सही है? आपको गूगल में सर्च करना चाहिए, ये लोगो बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट 6 पॉइंट देखो, इसमें जो लैंग्वेज लिखी है वो लैंग्वेज कितनी गलत लिखी है। पहली बात, उसकी इंग्लिश ही प्रॉपर नहीं है। और कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट अगर किसी एजेंसी या कोर्ट से आता है तो उसकी लीगल लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर लीगल लैंग्वेज इतनी खराब है कि बात भी समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसमें जो सस्पेक्ट्स हैं उन सबको अपने फंड्स एक नेशनल सेंट्रल अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं सीरियल नंबर चेक करने के लिए। अब नेशनल सेंट्रल अकाउंट में सारे फंड्स क्यों डिपॉजिट करने हैं? सीरियल नंबर चेक करने के लिए। अब क्या सीरियल नंबर बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए हुए का सीरियल नंबर चेक हो सकता है क्या? यहाँ से डाउट करना चाहिए। नंबर 7 पॉइंट, अगर ये नोटिस में ये क्लेम कर रहे हैं कि ये नेशनल सेंट्रल अकाउंट है, मान लो किसी को लग भी जाए कि ठीक है सरकार का अकाउंट है, तो सरकारी अकाउंट है तो नीचे अकाउंट नेम में टाइम बक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड क्यों लिखा है? यहाँ से भी डाउट करना चाहिए कि ये तो एक प्राइवेट कंपनी का अकाउंट नंबर है और ऊपर तो बोल रहे थे कि ये सरकारी है, तो फिर यहाँ से डाउट कर लेना चाहिए। अब 8 पॉइंट देखो कि इसमें ब्रांच राजकोट की है, अभी ऊपर एड्रेस लिख रहे हैं दिल्ली का और एड्रेस दे रहे हैं बैंक अकाउंट राजकोट का, यहाँ से भी डाउट करना चाहिए। अब 9th पॉइंट देखो
इसमें जो लैंग्वेज लिखी है कि दिस इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिस ऑफ इंडिया। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिस कुछ होता ही नहीं है इंडिया में, यहाँ से पकड़ना चाहिए। 10th पॉइंट लिखा है कि आपको एक्विट कर रहे हैं ऑन द टेस्टिमनी ऑफ नरेश गोयल। अब एक्विट कर रहे हैं तो पैसा क्यों ट्रांसफर मांग रहे हैं, यहाँ से डाउट करना चाहिए। अब 11th पॉइंट, इसमें लिखा है कि जब आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से सारे फंड्स जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। अब ये कैसा साइंस है कि फंड्स लेंगे और उसके बाद से वापस भी कर देंगे सीरियल नंबर चेक करके, ऐसा कैसे हो सकता है, यहीं से डाउट करना चाहिए। उसके बाद से देखो नीचे लिखा है कि ये गवर्नर के थ्रू भेजा गया है और ऊपर तो गवर्नर का नाम नहीं था, लेटर हेड तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है और नीचे सिग्नेचर गवर्नर का डाल रहे हैं, यहाँ से डाउट करना चाहिए। उसके बाद से अटेस्टिंग जो डॉक्यूमेंट नीचे डाला है किसी नोटरी का अटेस्टेड डाला है। अब नोटरी वाले व्यक्ति का अटेस्टेड क्यों डाला है, अगर कोई सरकारी एजेंसी होती तो सरकारी कोई एजेंसी का स्टैंप होना चाहिए, नोटरी का अटेस्टमेंट क्यों है, यहाँ से डाउट करना चाहिए। उसके बाद से एक और डॉक्यूमेंट जो भेजा है उसमें भी कैसे पकड़ सकते हैं आप, पॉइंट्स देखो। उसमें ऊपर लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, उसमें डायरेक्टरेट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ से पकड़ना चाहिए। मैंने जैसा कहा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट में कभी भी मिस्टेक्स नहीं होती हैं और इसमें पहली मिस्टेक तो यही आ गई। उसके बाद से सबसे बड़ा पॉइंट इस लेटर में आप ये देखो कि ये लिखा है अरेस्ट ऑर्डर। ओके, अब अरेस्ट ऑर्डर के अंदर लिखा है कि आपको कन्विक्ट किया गया है, यानी आप गिल्टी फाउंड हुए हो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और उसके बाद लिखा है इसीलिए आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। अब ये कॉमन चीज़ सबको पता होनी चाहिए कि बिना कोई कोर्ट में केस चले, बिना ट्रायल चले, क्या किसी को गिल्टी हेल्ड किया जा सकता है, क्या किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है, यहीं से समझ लेना चाहिए था कि ये फ्रॉड लेटर है। बिना ट्रायल चले कोई ऐसे लेटर भेज के आपको कैसे कह सकता है कि आप गिल्टी हो गए, आप कन्विक्ट हो गए और इस वजह से आपका अरेस्ट वारंट निकल गया है। यहाँ पे नीचे लिखा है कि आपका अरेस्ट वारंट निकला है। अब 3rd पॉइंट देखो, अगर अरेस्ट वारंट निकला है तो अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने घर में आना चाहिए, घर में नहीं आई है पुलिस ने एक अरेस्ट वारंट का ऑर्डर इस लड़के को भेजा और उसने समझा कि मुझे यहाँ अरेस्ट कर लिया गया है और उससे बचने के लिए पैसे ट्रांसफर करने हैं। और 3rd पॉइंट इसमें कैसे समझना चाहिए कि अगर ये बोल रहे हैं कि ये अरेस्ट वारंट है, आपको अरेस्ट किया गया है, तो अरेस्ट तो फिजिकली होता है। कोई भी पुलिस ने अगर अरेस्ट करना है तो वो फिजिकली आके ही अरेस्ट कर सकते हैं। कभी भी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लें, ऑनलाइन अरेस्ट कर लें, ऐसा कभी नहीं होता है। अब अगला डॉक्यूमेंट देखो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया लिखा है, ऊपर सीबीआई के तरफ से आया हुआ लिखा है कि आप कंसेंट दे रहे हो एक एग्रीमेंट के लिए कि आप किसी को ये बताओगे नहीं, ये प्रॉमिस करो, इस तरह का ये डॉक्यूमेंट है। पहली बात तो ये डॉक्यूमेंट को कैसे समझेंगे कि ये गलत है, इसमें देखो नंबर 1, कोई भी एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में ये टर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि दोनों पार्टी के सिग्नेचर होना जरूरी होता है। अब इसमें इस लड़के का तो सिग्नेचर उन्होंने नहीं लिया तो कैसे एग्रीमेंट माना जाएगा, एग्रीमेंट मतलब दोनों पार्टीज का साइन होना जरूरी होता है, लेकिन इसमें तो कहीं भी साइन नहीं है और किसी का भी साइन नहीं है। इवन जिस पार्टी ने क्लेम किया भेजने का उसका भी साइन नहीं है और जिस व्यक्ति को भेजा है उसका भी साइन नहीं है, तो ये एग्रीमेंट कैसे हो सकता है। नंबर 2, आप देखो ऊपर कॉर्नर में लिखा है FIR नंबर। अब FIR नंबर के आगे लिखा है DL 10450324। अब FIR नंबर कभी भी DL से नहीं होता, DL से तो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, FIR नंबर कभी भी DL से नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ही डाउट कर लेना चाहिए था। उसके बाद से कैसे पकड़ोगे, नंबर 3 पॉइंट देखो, इसमें लिखा है कि IPC सेक्शन 120B और क्रिमिनल लॉ का सेक्शन दिया है कि उसके तहत आपकी इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर से 7 ईयर्स हो सकती है। अब यहाँ पर कैसे पकड़ना चाहिए कि देखो हमारे देश में नया कानून बन चुका है BNS भारतीय न्याय संहिता। अब ये लेटर सितंबर में आया है तो सितंबर में ये IPC कैसे लिख रहे हैं, नया कानून आ चुका है तो BNS लिखना चाहिए। यहीं से ही समझ लेना चाहिए कि ये कोई फ्रॉड लेटर है, ये सही चीज़ नहीं है। अब आगे देखो कैसे समझ सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट, इसमें लिखा है कि बिना परमिशन के कंट्री छोड़ नहीं सकते और घर भी नहीं छोड़ सकते। ऐसा कोई कानून देश में नहीं है जो आपको कहे कि आप घर नहीं छोड़ सकते। कंट्री छोड़ने के लिए तो कोर्ट ऑर्डर्स करते हैं और वो भी कोर्ट ऑर्डर करती है, कभी इस तरह से लेटर नहीं आता। और घर छोड़ने के लिए भी परमिशन चाहिए, ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। और अगर ऑर्डर होता है तो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा। कभी कोई कोर्ट या पुलिस एजेंसी कोई एग्रीमेंट लेती है क्या किसी से कि आप लिख कर दो कि हम देश नहीं छोड़ेंगे, हम घर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से समझना चाहिए कि ये फ्रॉड है।
ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको इन डॉक्यूमेंट से दिखाए, जो कि उस बच्चे ने मुझे भेजे, यही सारे पॉइंट्स जो मैंने उसको दिखाए कि देखो इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड है, किस तरह से फ्रॉडस्टर्स ने तुमको फंसाया है, तब जाके उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये फ्रॉड है। उसके बावजूद भी वो बोल रहा था कि पर मैम जो मेरी पेशी हुई सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या? तो मैंने कहा कि बेटा सुप्रीम कोर्ट कभी भी तुमको इस तरह से पेशी नहीं ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से कभी भी अरेस्ट नहीं होता है कोई व्यक्ति। फिर वो बोला कि वो साइबर क्राइम से जो कॉल हुआ था उसका क्या? साइबर क्राइम वालों ने मुझे फिर दिल्ली हेडक्वार्टर से भी बात कराई थी। मैंने कहा ये याद रखो इस बात को कि कभी भी कोई पुलिस वाला तुम्हें डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी पुलिस एजेंसी को कभी भी किसी को अरेस्ट करना है तो वो फिजिकली ही अरेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम से हमारे देश में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे देश क्या, कहीं भी कोई वर्ल्ड में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डिजिटल अरेस्ट का। तो ये बात सभी व्यूअर्स भी यहाँ पर समझ लें, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि सबको ये नॉलेज हो, सबको पता चले कि कभी भी आपके पास इस तरह से कोई कॉल आता है साइबर क्राइम से, या कोई भी दावा करता है कि हम कोई पुलिस एजेंसी से हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से हैं, सीबीआई से हैं या ईडी डिपार्टमेंट से हैं, सुप्रीम कोर्ट से हैं, तो कभी भी उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि कभी भी कोई भी एजेंसी को अगर आपके ऊपर इंक्वायरी करनी है तो वो डिजिटली तरीके से नहीं हो सकती है। किसी भी पुलिस वाले को अरेस्ट करना है तो वो फिजिकल अरेस्ट ही हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब उस बच्चे को समझ में आई तब उसको पता चला कि मैं तो फ्रॉड में फंस गया हूँ और ये जो मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया ये तो गलत हो गया। उसके बाद से फिर मैंने उसको कहा कि अब तुम जाके कंप्लेंट करो, इमीडिएटली जाके कंप्लेंट करो। और उसके बाद से बच्चे ने कंप्लेंट किया, ये उसकी कंप्लेंट है, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ जो इस बच्चे के साथ में फ्रॉडस्टर्स ने साइबर क्राइम पुलिस बन के उसके साथ बात की, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोग बात करते हैं और आपको बिलीव करवाते हैं कि वो असली पुलिस वाले हैं। तो आपको एक आइडिया होगा कि इस तरह की कॉल आपके पास भी कभी आती है तो आप ना फंसें। और ये सारी बातें जो आज हमने वीडियो में बताई, उन बातों का आप ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी आपको कहता है कि ये बात आप अपनी फैमिली से शेयर मत करो, वकील से शेयर मत करो, तो वहीं पर समझ लेना चाहिए कि वो फ्रॉड है। बिकॉज कोई आपको अगर रोक रहा है शेयर करने से तो वो 100% फ्रॉड है। और फ्रॉड को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आपके सामने 100 डाउट क्रिएट हो। एक भी डाउट जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताए उनमें से एक भी आपको कभी कोई एक भी डाउट आ जाए, एक भी शंका आ जाए, तो वहीं पर आप रुक जाओ और अपने वकील को फ़ोन करो, अपने फ्रेंड को बताओ या अपनी फैमिली में किसी को बताओ और शेयर करो। कभी भी किसी के कहने पर छुपाना नहीं चाहिए अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से, और बल्कि शेयर करने से आपको ये पता चलेगा समय पर कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए या आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। आपको उसी समय एक अलर्ट हो जाएगा और आप वहाँ पर रुक सकते हैं।